एक नेता कह रहे हैं कि जिन्होंने कमेटी बनाई है उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। कांग्रेस के एक नेता कह रहे हैं जो कमेटी में शामिल हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने ही कांग्रेस का नुकसान किया है। वो कमेटी से पहले ही बयान आ गया है। किरण चौधरी जो पहले कांग्रेस की नेता हुआ करती थी, जाहिर सी बात है तंज कसेंगी कि जो हारे हुए वो कमेटी बना रहे हैं। और अनिल विज जो अपने बयानों के लिए मशहूर है, वो कह रहे हैं कि इब्तिदाए इश्क है होता है, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। कांग्रेस की आज बैठक हुई, कांग्रेस की उस कमेटी की बैठक हुई जो बनाई गई है हार की समीक्षा के लिए, जिसके अध्यक्ष हैं करण दलाल और उसमें आफ्ताब अहमद और कई नेता शामिल हैं। उन्होंने मंथन किया, उसके बाद बयान आया। करण दलाल ने कहा कि जो शमशेर सिंह गोगी ने सवाल उठाए हैं उस पर उन्होंने बयान दिया कि हो सकता है कि अभी उनको अच्छा न लगे, अभी उनको ये बात समझ में ना आए, बाकी हम सभी हारे हुए प्रत्याशियों से बात करेंगे। बीजेपी पर भी उन्होंने निशाना साधा और चुनाव आयोग पर भी उन्होंने निशाना साधा कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर काम किया, ऐसा लग रहा है। इसके अलावा वीरेंद्र राठौर हैं कांग्रेस के नेता, उनका क्या बयान आया। और शमशेर सिंह गोगी की तरफ से तो पुरजोर तरीके से निशाना साधा गया, हमला किया गया अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर और पार्टी के प्रदेश प्रभारी पर। प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया को लेकर तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि ऐसा लग रहा था कि चुनाव के अंदर उनकी ड्यूटी बीजेपी ने लगाई है और उदय भान अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाए। सुनिए उनका बयान। हमारी पार्टी के प्रत्याशी हैं, हो सकता है उनको अभी कोई ये बात ठीक नहीं लगी हो, लेकिन क्योंकि पार्टी ने ही कमेटी बनाई है और पार्टी के स्तर पर ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर इस तरीके से चुनाव, जिस तरीके से हरियाणा में धांधलियां हुई हैं, अगर चुनावों में इसी तरह की धांधलियां होती रही तो आने वाले दिनों में चुनाव कराने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। ये अकेले हरियाणा का सवाल नहीं है। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है और हम सभी साथी, आफ्ताब भाई तो खुद एमएलए हैं, वो कहते हैं एमएलए नहीं एमएलए साहब हैं, आफ्ताब भाई फॉर्मर मिनिस्टर हैं, भाटिया साहब हमारे लीगल डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं, भाई विजय प्रताप जी कैंडिडेट हैं। जो करण दलाल तो बड़ी आदमी है, लेकिन मेरी तरह वो भी इलेक्शन हारा हुआ, तो हाल चाल तो वो पूछेगा जो ना इलेक्शन लड़या ना हारा। हम हारे हुए तो कह रहे हैं भी हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ है, और हम क्या करेंगे। बीमारी यही है कि जिन लोगों की कमियां हैं उन्होंने अपना एक एक करके बंदे बैठा दिए इसमें ताकि उनका नाम ना आए। तो जब असलियत कोई ही सामने नहीं आने दोगे, सुधार कैसे होगा। नहीं तो अध्यक्ष जी ने बनाया, साइन है उनके, जिन्होंने कभी अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभाई उन्होंने बनाया। ये कमेटी गहराई से समीक्षा करेगी हार के कारणों की, और ख़ास तौर पे जो ईवीएम के जो इश्यूज़ हैं, जो पूरे देश भर में एक बड़ा मुद्दा ईवीएम को लेकर के चला हुआ है, जिसमें डाटा फाइल्स को अपलोड करने का एक महत्वपूर्ण विषय है। दूसरा, चुनाव में ये भी देखने को मिला कि पार्टी के ही लोगों के द्वारा बहुत नुकसान जो है वो कांग्रेस के लोगों का खुलेआम किया गया। वीरेंद्र राठौर का आपने बयान सुना। कमेटी में सदस्य समीक्षा की जा रही है, पता लगाया जा रहा है कि हम हारे क्यों, लेकिन उनका उससे पहले एक बड़ा बयान उन्होंने कहा कि पार्टी के नेताओं ने ही पार्टी का बड़ा नुकसान किया है और चुनाव में गड़बड़ी के आरोप उन्होंने लगाए हैं। अब किरण चौधरी जो कांग्रेस की नेता हुआ करती थी एक साल पहले तक, कुछ महीनों पहले तक, वो कह रही हैं कि हारे हुए लोगों को ही जिम्मेदारी दी गई है समीक्षा करने की, हार का पता लगाने की। और अनिल विज, उनका अंदाज भी आप देखिए कि किस तरह से कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं। मैंने चुनाव अभियान के दौरान भी जब राहुल गांधी जी हरियाणा में आए थे तो मैंने उस वक्त कहा था कि उनका आना हमारे लिए बहुत शुभ है, क्योंकि वो जिस प्रदेश में जाते हैं वहाँ पर कांग्रेस हार जाती है, और मेरे कथन अनुसार वो 100% ठीक हुआ है। अब राहुल गांधी जी को कैसे रोकना है उसके बारे में ये खुद विचार कर लें। जो हारे हुए हैं वही कमेटी बना रहे हैं, वही चिंतन मंथन कर रहे हैं, तो तुम समझ जाओ अब रह क्या गया वहाँ कुछ नहीं है, खोखलापन है खाली। और ये चिंतन मंथन जो है इनका चलता रहेगा, अगले 5 साल तक चलेगा। ये तो नॉर्मल कहानी है इनकी, आपस के अंदर खींचातानी हो रही है, आपस के अंदर वो कहते हैं ना एक घुसे घासे लगाने का, मेरे ख्याल में थोड़ा सा उस तक नौबत नहीं आई है। और बाकी तो सब कुछ कर ही रहे हैं, अंदर अंदर से जो है एक दूसरे की खींचातानी कटाई पिटाई जो हो रही है वो तो सबके सामने जग जाहिर है। वो अब मेरे ख्याल में सदमे में होंगे, मुख्यमंत्री बन के सो रहे थे अब उनको तो रात को खाली मुख्यमंत्री की कुर्सी और कोठी नजर आती होगी।
एक बात आपने और सुनी होगी कि ये कहा जाता है कि किसी की जीत से ज्यादा किसी की हार के चर्चे होते हैं। तो कांग्रेस की हार के भी काफी चर्चे हो रहे हैं। बीजेपी की जीत के चर्चे तो जीत गई, बीजेपी सरकार बना ली, मंत्री बन गए, काम का शुरू हो चुका है। विधानसभा सत्र की तारीख का भी ऐलान हो चुका है, शीतकालीन सत्र की, कि 13 तारीख से शुरू होगा। लेकिन अभी तक कांग्रेस अपनी हार के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के कुछ नेता तो ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के लोगों ने हराया है। बाकी और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, दूसरी पार्टियों के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, उनका परिचय तारुफ आपसे कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी से सुनील फोगाट साहब जुड़ चुके हैं, हमारे साथ कांग्रेस से ललित अरोड़ा साहब जुड़ चुके हैं, INLD से विजेंद्र रेड्डी साहब जुड़ चुके हैं और विजेंद्र सहरावत जी जेजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ललित अरोड़ा जी, पहला सवाल सर आपसे ही है कि क्या वाकई में कांग्रेस हार का पता लगाने की कोशिश कर रही है? क्या अभी तक कांग्रेस को हार के कारणों का पता नहीं चल पाया है, या एक फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है? बीजेपी के नेता और दूसरी पार्टियों के नेता बार बार एक बात कहते हैं कि कांग्रेस अपने बड़े नेताओं को हार की जिम्मेदारी से बचाने के लिए ये कोशिश कर रही है, और सिर्फ एक तरीके से बीजेपी के नेता कहते हैं ड्रामा कर रही है। देखिए, हम चुनाव इस तरह से नहीं हारे जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, 0.85 से हम चुनाव हारे हैं, और उस 0.85 की वजह से 11 सीटें हमारी कम आई है, भाजपा की ज्यादा आई है। वोट परसेंटेज तो सिर्फ इतना ही है। अब उन 11 सीटों का मंथन नहीं हो रहा, मंथन तो सारी सीटों का ही हो रहा है। जीती हुई में भी क्या अच्छे कारण रहे और हारे हुए में तो खासकर है। अब हमारा आकलन है, 18 तारीख को हमारी कमेटी ने MLA से व्यूज लिए न्यूली इलेक्टेड से, ठीक है ना। उसके बाद जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। इस दौरान में 4-5 स्टेट्स में चुनाव थे, वहां पे हमें मैनेजमेंट करना था, और हमारे चारों बड़े लीडर उसी में बिजी हैं। इसमें तो 16-16, 18-18 घंटे मंथन चलता रहता है। अब जाके कैंडिडेट फाइनल हो गए। अब वहां से थोड़ा फुर्सत मिलते ही सत्र मुख्यमंत्री महोदय ने बोला है कि सत्र जल्दी बुलाया जाएगा, तो उस सत्र से पहले हमारे यहाँ नेता प्रतिपक्ष भी आ जाएगा। तो हार के कारण के साथ और भी बहुत सी चीजें जुड़ी होती है, इसलिए इस काम में भी देरी हो रही है। एक सवाल और है मेरा आपसे ललित जी। शमशेर सिंह गोगी ये कह रहे हैं कि जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई अध्यक्ष ने अपनी, और प्रदेश प्रभारी को देखकर तो ऐसा लगा कि उनकी ड्यूटी चुनाव के अंदर बीजेपी ने लगाई है। देखिए, जब हार होती है ना तो कई तरह की खींच स्वाभाविक हो जाती है। फिर जो लोग टॉप पोजीशन पे बैठे होते हैं उनके खिलाफ बयानबाजियां होती हैं। शमशेर सिंह गोगी एक वरिष्ठ नेता हैं, तो उन्होंने अगर ऐसे कुछ बयान दिए हैं तो वो, अगर जो लोग इसकी जिम्मेवारी फिक्स कर रहे हैं, का हार के कारण जान रहे हैं, अगर उनको लगता है कि गोगी जी का कारण ठीक है, तो उस पर भी समीक्षा होनी चाहिए। और अगर उनके विचार जो उन्होंने विचार व्यक्त किए, लेकिन बेटर ये होता कि वो पार्टी फोरम पे बयान देते, क्योंकि अभी जो कमेटी है वो अपनी मीटिंगें कर रही है। तो मैं इस तरह की सार्वजनिक बयानबाजी का तो समर्थन यहाँ पार्टी पे आप पे नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने जो भी कहा है वो कमेटी के सामने रखा जाना चाहिए था, और वहां पे चर्चा होती, और उसके बाद उस पर कोई जो है मंथन करके निर्णय आता कि वाकई ये ठीक है या गलत। ठीक है। सुनील फोगाट जी, कांग्रेस के नेता बार बार एक बात कह रहे हैं कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, ईवीएम के साथ खेल हुआ है। करण दलाल आज ये बात कह रहे थे कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर हमें हराया है। हम हर एक पहलू पर जांच कर रहे हैं, हर एक पहलू पर विचार कर रहे हैं। और एक बात और कही उन्होंने कि अगर इसी तरह से गड़बड़ी होती रही तो फिर चुनाव कराने का फायदा क्या? जी ना, अब आप देखिए कि जैसे कांग्रेस के नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं, झगड़ा इनके घर का है, इनके घर का झगड़ा खत्म हो नहीं पा रहा, और ये उठा के बीच में लेके आते हैं बीजेपी को। अब आप देखिए, इन्होंने कहा कि बाबरिया जी ने काम किया, लगता है कि ड्यूटी बीजेपी ने लगाई हुई है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के पास इतना काम है संगठन में और सरकार में करने के लिए कि उनको अपने काम से ही फुर्सत नहीं है। और जो आप जैसी निकम्मी पार्टी है, इस पार्टी के अंदर आज तक कितने चुनाव हुए हो गए,
दूसरा सेशन आने वाला है हरियाणा प्रदेश का, उससे पहले इनके विपक्ष के नेता तक भी अब तक चुनाव नहीं कर पाई है। क्या हमने कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या हर एक व्यक्ति को प्लान किया हुआ है कि जो नहीं, राहुल गांधी भी बीजेपी के सदस्य है क्या, भूपेंद्र हुड्डा भी बीजेपी के सदस्य है क्या, जो कांग्रेस में काम कर रहे हैं? आपका कौन सा नेता का काम पूरे तरीके से कर पा रहा है? एक नेता का तो आप नाम बताइए, चाहे कर्ण दलाल जी हो, कर्ण दलाल जी का कहना है कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर हराया गया। सुनील जी, मैं दोबारा से आपके पास इन्हीं सवालों के साथ आऊंगा। आपकी आवाज अभी थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, हम एक बार थोड़ा सा आपकी जो ऑडियो आ रही है ना उस पर थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। मैं दोबारा से आपके पास आ रहा हूं। तब तक विजेंद्र जी आपसे सवाल है। विजेंद्र रेड्डू जी, आप पुराने राजनेता हैं, प्रवक्ता हैं, वैसे तो कांग्रेस के अंदर का मामला है, आप ये कह भी सकते हैं, लेकिन आपको क्या बड़ी वजह लग रही है कांग्रेस की? आपने कांग्रेस के नेताओं के बयान भी सुन लिए, कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर भी आरोप लगा दिया, आप भी चुनाव हारे हैं इलेक्शन में, तो आप भी दावा कर रहे थे कि हम इस बार सरकार बना रहे हैं, हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। कांग्रेस के नेताओं के बयान और जिस तरह से आपस में जो घमासान नजर आ रहा है, या फिर चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों को आप कितना गंभीर मानते हैं और कितना अहम मानते हैं और कितना सही मानते हैं? देखिए नासिर जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सांप निकल गया और लकीर को पीटा जा रहा है। सांप जा चुका है, लकीर को पीटने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी हार चुकी है, बीजेपी की सरकार बन चुकी है। अब केवल आई वाश करने के लिए जो जनता में एक अविश्वास की भावना कांग्रेस के प्रति बनी है, जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी हमारा खू ना जाए, इसकी वजह से कांग्रेस इस तरह की बातें कर रही है। चुनाव में गड़बड़ी की आपने बात की, मैं नहीं मानता कि कोई गड़बड़ी हुई है चुनाव में। लोगों ने पूरा मन बना रखा था कांग्रेस को जिताने के लिए और बीजेपी को हराने के लिए। कांग्रेस की अपनी अंदरूनी और कंक्लूजन में यदि मैं कहना चाहूं तो मैं यही बात कहूंगा कि या तो मेरी कांग्रेस की सरकार हो या फिर बीजेपी की सरकार हो। एक धारणा, एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत शुरू से ही पार्टी के ग्रुप ने लेकर के, यानी आप सर ये कह रहे हैं क्लियर कि कांग्रेस की सरकार हो, आप और थोड़ा सा उसको और क्लियर कर दें कि या तो मेरी कांग्रेस, यानी कुमारी सैलजा ये कह रही थी कि या तो मेरी कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की हो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे या तो मेरी हो या फिर बीजेपी। आप यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, कुमारी शैलजा को बिल्कुल दरकिनार करने का जो एक प्रयास कांग्रेस ने किया, न केवल प्रयास किया बल्कि सफलता भी हासिल हुई उसमें, वो कहीं ना कहीं वो भी एक कारण बना। और उसका कारण भी यही था कि या तो मेरी सरकार हो, मेरी कांग्रेस की सरकार हो, और या फिर बीजेपी की सरकार हो। रामनिवास घोडेला जो बरवाड़ा से चुनाव लड़ रहे थे, उनका एक बयान आया था, एक वीडियो आई थी कि यहां पर सरेआम एक वरिष्ठ नेता ये कहता है कि वही 40-45 से सीटें ऊपर आ गई तो तुम्हारी मुख्यमंत्री जो है ना हवाई हो जाएगी, इसलिए सभी को जिताना जरूरी नहीं है। जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जब कांग्रेस के सीनियर नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि हमारी 40 से ऊपर सीट नहीं आनी चाहिए, बाकियों को हराने का काम हमने ही करना है, तो वो हराए गए हैं ताकि ज्यादा सीटें ना आए और हमारा मुख्यमंत्री का हक ना छीना जा सके। इसलिए जानबूझ करके कांग्रेस के नेताओं ने ही कांग्रेस को हराने का काम किया गया है। और ये जो अभी कमेटी बनाई, देखिए नासिर जी, एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं। हाईकमान की 3 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ये बनाते हैं, उन्होंने फैक्ट फाइंड करने का काम किया, जनता में उसको पब्लिश नहीं किया, डिस्क्लोजर नहीं हुआ उसका। उसके बाद 8 व्यक्तियों की कमेटी बनती है जो हारे हुए विधायक हैं। भाई, जब सीनियर कमेटी बन चुकी है, सीनियर हाईकमान की कमेटी फैक्ट फाइंड कर चुकी है, तो एक स्थानीय और जो ना राज्य स्तरीय कमेटी बनाने का क्या औचित्य रह जाता है? जब हाईकमान की कमेटी के आगे प्रदेश अध्यक्ष की कमेटी बाद में बनती है। ये तो हमने सुना है कि प्रदेश की कमेटी बन के वो काम पूरा नहीं कर पाई है, तो फिर राष्ट्रीय स्तर पर हाई लेवल पर कमेटी बनाई जाती है। लेकिन ये लोग पहले हाई लेवल की कमेटी बनाते हैं, फिर प्रदेश स्तरीय कमेटी बनाते हैं। तो इससे साफ लगता है कि जनता की आय वाश करने के लिए इस तरह के ये असफल प्रयास कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे हैं। कांग्रेस को हराने वाली कांग्रेस ही है, निसंदेह तौर पर मैं कहता हूं, बिल्कुल क्लियर कहता हूं। और देखिए, प्रदेश के वोटरों के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। लगभग 39% लोगों ने
भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहा। 39.8% ने इनको जिताने का काम किया। इसी प्रकार से 2019 का इलेक्शन हुआ था। आखिर इन वोटरों का क्या कसूर है जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी अपनी गलत रणनीति के कारण, अपनी गलत स्ट्रैटेजी के कारण फिर से इनको मौका देने का काम कर रही है। तो उन वोटरों के साथ भी ये धोखा करने का काम कर रहे हैं जिन्होंने लगातार 3 बार 4 बार कांग्रेस के ऊपर विश्वास जता करके इनको वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति पाने का मन बनाया था। आज वो हरास हो चुके हैं, वो परेशान दोबारा से आपके पास उन्होंने महसूस किया कि हमारे साथ कांग्रेस पार्टी हर बार धोखा करने का काम कर रही है। कहीं न कहीं ये खुद ही भारतीय जनता पार्टी को सफल बनाने में आप ये कह रहे हैं कि काम कांग्रेस को करते हैं। कांग्रेस ने हराया। विजेंद्र सहरावत जी भी हमारे साथ हैं जेजेपी से। विजेंद्र जी, ये चुनाव आपके लिए भी बहुत अच्छा नहीं रहा, बहुत खराब साबित हुआ। चुनाव में हार जीत रहती है, लेकिन शायद आप इतना मंथन और चिंतन नहीं कर रहे होंगे, लेकिन कांग्रेस को बहुत करना पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस की हवा बनी हुई थी। एक बात कही जा रही थी बार बार कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कि आंधी है, हवा है, तूफान है, कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। और रेड्डी साहब एक बात कह रहे थे कि जनता भी चाह रही थी, उन्होंने अपने हिसाब से अपनी बात कही कि जनता चाह रही थी कि बीजेपी हारे, कांग्रेस की सरकार आए, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने खुद ही अपने आप को हराया है। अब कांग्रेस की इन कमेटियों पर, कांग्रेस के इस मंथन पर, हार की समीक्षा पर आप क्या कहेंगे? देखिए नासिर जी, सबसे पहले तो ये देखिए, इन्होंने तो जो कमेटियां बनाई हुई हैं और कमेटी के जो हेड हैं कर्ण दलाल जी, वो खुद लोकसभा चुनाव में उनके स्टेटमेंट देख लो, वो खुद ही कह रहे थे मेरे साथ धोखा हुआ। वो लोकसभा चुनाव में खुद ही पार्टी पर आरोप लगा रहे थे। जो आदमी 6 महीने पहले आरोप लगा रहा है, अब ये देखो वो आदमी क्या पार्टी को स्टेटमेंट देगा, क्या पार्टी को फीडबैक दे सकता है। ये कमेटियां किसी चीज का हल नहीं है। कांग्रेस में अंदर खाते एक कब्जे वाली चीज है, भाई कब्जा किसका रहेगा, ये हुड्डा कांग्रेस बनेगी या कांग्रेस रहेगी, ये कब्जे की लड़ाई है, नहीं तो बाकी और कुछ नहीं है। ये कमेटियां एक ढकोसला है। ठीक है सर। सुनील फोगाट जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी और बाकी बात आपने रेड्डी साहब की भी सुनी होगी कि जनता भी चाह रही थी कांग्रेस की सरकार बने, लेकिन कांग्रेस के नेता ही नहीं चाह रहे थे कि हमारी सरकार बने, या तो मेरी बने, मेरी कांग्रेस की, या फिर बीजेपी की बन जाए। तो फायदा आपका कर दिया कांग्रेस के नेताओं ने। जी देखिए नासिर जी, ये मेरे साथी प्रवक्ताओं के विचार हो सकते हैं कि उनका ये कहना है कि कांग्रेस नहीं आई, कांग्रेस के लोगों ने ही चाहा कि बीजेपी आई, या जनता चाहती थी कि, देखिए अगर जनता चाहती तो ये नौबत की तो आती कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तीसरी बार, आप ये देखिए तीसरी बार जनता ने चाहा, जब जाके हम क्लियर तौर पर बिल्कुल क्लियर मैंडेट के साथ तीसरी बार इतना बड़ा बहुमत के साथ जो पार्टी आई है, वो उसके ऊपर भी अगर ये लोग कुछ अगर उसमें बात निकाल के लाते हैं कि किस वजह से, किस कारण तीसरी सरकार, कोई कारण नहीं है। सिर्फ स्पष्ट कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा का आम जनमानस चाहता था कि वो हमारी सरकार आए, भारतीय जनता पार्टी की आए, और इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में भी और उसके तुरंत बाद हरियाणा में भी स्पष्ट बहुमत दिया। लगातार तीसरी बार हरियाणा का ये रिकॉर्ड है आज तक का कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और आप ये देखिए कांग्रेस पार्टी जो दूसरे लोगों पे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेसियों के पास आप ये देखिए, इनका छोटा नेता हो, इनका बड़ा नेता हो, इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। इनके घर में कुछ भी बात होती है, कोई भी इनका अपनी अंदरूनी कोई मामला होता है, ये उठा के वोट देते हैं बीजेपी के ऊपर। चुनाव से संबंधित होता है तो चुनाव आयोग के ऊपर। अरे भाई, जब तक आप अपनी कमियां नहीं दिखोगे, जब तक आप जमीन पे उतर के काम नहीं करोगे, जब तक आम जनमानस की भाषा आप नहीं बोलोगे, जब तक अहंकार में रहोगे, जब तक कहीं हुड्डा कांग्रेस है, कहीं शैलजा कांग्रेस है, कहीं कैप्टन अजय यादव की कांग्रेस है, और भी जो नेता थे वो तो छोड़ के ही चले गए, कितने वरिष्ठ नेता छोड़ के चले गए कांग्रेस को। जब तक अपना अंदरूनी, जब तक अपना मामला नहीं निपटाएंगे, जब तक अंदरूनी अपनी कलह को नहीं मिटाएंगे, क्योंकि आप ये देखिए दूसरा सेशन हरियाणा सरकार का जो है दूसरा सेशन शुरू होने वाला है, और अब तक ना तो इनका विपक्ष का नेता, ना कि विधानसभा में इनका कौन विहित होगा वो
कुछ भी तो तय नहीं है, ना इनके ठीक। मुद्दे तय। इनका मुद्दा तो सिर्फ अब एक ही इस है पर भी ये सवाल कि कब तक जी कांग्रेस फोगाट पार्टी जी, के ऊपर किसका कब्जा मैं आता हूं हो। इस पर भी कि इनकी- इसकी भी इनकी एक बड़ी लड़ाई वजह कांग्रेस यही है पार्टी के अरोड़ा जी की कांग्रेस की आपसी कलह गुटबाजी और हावी हो चुकी है और उसकी वजह से विधायक दल का नेता चुनना भी मुश्किल हो गया है कांग्रेस में। एक तो ये सवाल है, दूसरा सवाल ये कि इस कमेटी पर भी सवाल उठा दिए जो आपने समीक्षा हार की समीक्षा करने के लिए कमेटी बनाई है उदय भान जी ने, उस पर शमशेर सिंह गोगी कह रहे हैं कि जो खुद हारे हैं चुनाव, आफ्ताब अहमद उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब खुद हारे हैं चुनाव, तो उनको रखा गया है कमेटी में। जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई उन्होंने कमेटी बनाई है। वो ये भी कह रहे हैं कि इसमें भी एक तरीके से भेदभाव किया गया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के गुट के लोग हैं सारे, इसमें भी गुटबाजी होगी कमेटी में भी। देखिए ऐसा है, कांग्रेस के जिन नेताओं ने 20 या 22 लोग थे चुनाव में शिकायतें करी थी पार्टी अध्यक्ष को, उनमें से ही ये 6-8 लोग लिए गए हैं। जो हारे हुए लोग हैं वो अपनी हार के कारणों को समाप्त करने में ज्यादा कामयाब होंगे और वो ज्यादा बेहतरीन तरीके से बता सकेंगे पार्टी को कि वो क्यों हारे। दूसरी चीज, एक और मुद्दा जो इस कमेटी के सामने है कि आईएनसी और आप पार्टी को 47.61% वोट मिले थे लोकसभा में, लेकिन अब जो मिले हैं 39.9 कांग्रेस को मिले, यानी कांग्रेस का 4% से ऊपर वोट बैंक छिटक गया और हमने आप पार्टी के साथ में समझौता नहीं किया। एक तो ये विषय रहेगा कि अगर आप पार्टी के साथ क्यों नहीं किया गया। ठीक। दूसरी बात है चुनाव प्रबंधन, धन बल शराब नकदी, ये सारी चीजें इसकी चर्चा का विषय होंगी। तीसरी बात, मैं चुनाव के दौरान में साउथ हरियाणा में गया तो वहां एक ही मुद्दा था, जाट और नॉन जाट। अच्छा। तो भाजपा इसको भुनाने में सफल रही, 11 में से 10 सीटें ये निकाल के ले गए। इनका कहना तो ये है कि सारे हिंदू एक हैं, लेकिन जब वहां वोट की बात आई तो जाट और नॉन जाट का यानी 35 बिरादरी एक तरफ, एक बिरादरी का डर वहां बिठाया। उसके बाद बूथ प्रबंधन है, ये भी चर्चा का विषय है क्योंकि हमारे पास संगठन नहीं है और इनके पास 60 वोटर पे एक पन्ना पर बूथ होता है। और बूथ मैनेजमेंट ही जो समर्थन हमें प्री पोल में मिल रहा था कि हम जीतेंगे, वो उस समर्थन को वोट में तब्दील कर सकता था। बीजेपी के समर्थन जो इनके वर्कर्स थे वो लोगों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने में शायद कामयाब हुए और हम लोग शायद उतना कामयाब नहीं हुए क्योंकि 15 साल से संगठन नहीं है। मुझे बोलने दीजिएगा क्योंकि आज कारण की बात हो रही है। दूसरी बात, 17 बागी थे, उनमें उन बागियों का भी हम कोई संतोषजनक हल नहीं निकाल सके। उसके अलावा भाजपा ने हर बूथ पे 25-25 कार्यकर्ता छोड़े थे, हम नहीं छोड़ पाए और वो अपने कॉल सेंटर से इन टच थे। इस पे भी चर्चा हुई है। वोटिंग के दिन भी बीजेपी कार्यकर्ता 10 बजे, 1 बजे और 3 बजे इन टच में थे और वो अपनी गाड़ियों से वोटर को ला रहे थे, जो कांग्रेस करने में विफल रही क्योंकि आमतौर पे स्टेट इलेक्शन में कम निकलते हैं लोग वोट डालने। इसलिए बूथ प्रबंधन तो बहुत जरूरी है, लोगों को बूथ करना जरूरी है। इसके अलावा जो पहले मजबूत नेता होते थे ना हमारे पास में, उनका अपने एरिया में बहुत प्रभाव होता था। अब वो आज हमारे यहाँ पे डाइल्यूशन हो गया थोड़ा सा नेतृत्व में, एक ये कारण भी रहा है। उसके अलावा जो सिफारिशी प्रत्याशी हर चुनाव में हर पार्टी करती है, हाईकमान से भी आते, कहीं से भी आए, लेकिन कई बार उनका गलत आकलन ये हो जाता है कि उसको टिकट मिल जाता है। इस पे भी बात रहेगी। साइलेंट वोटर को, क्योंकि साइलेंट वोटर को हम संभाल सकते होते, इनकी बहुत बढ़िया है और हम अति आत्मविश्वास में थे, इसको मानने में क्या कोई बात है। गुरेज आप नहीं। बहुत अपने साफ दिल से आप इस बात को मानने के अति आत्मविश्वास में, और आपने भी बहुत सारे कारण गिना दिए। एक कारण ये बार बार कहा जा रहा है कि अब जो एक बात उन्होंने कही कि सांप गुजर गया, लकीर पीटी जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि बड़े नेताओं को हार की जिम्मेदारी से बचाने के लिए अब ये कमेटी वाला खेल खेला जा रहा है। ये भी बात सही है क्या सर? नहीं, गुटबंदी अगर है ऐसा पार्टी को लगा तो गुटबंदी कैसे खत्म हो? एकजुट होकर क्यों नहीं इन्होंने अपने एरिया से बाहर नहीं निकले या चुनाव प्रचार दूसरे जिलों में नहीं किया? अच्छा, इनेलो का भी बात चली एक जगह कि उनको इंडिया गठबंधन में होना चाहिए था। आर्थिक मुद्दों पर सामाजिक मुद्दे भारी पड़ गए और जहां पे ये जो बैटरी परसेंटेज वाला मुद्दा है इस कमेटी के सामने, ये भी एक चीज है। तो कुल मिला के ये 10-11 कारण मैंने गिनाए हैं, ये है। और उनमें सर एक कारण ये भी था जो अभी विजेंद्र रेड्डू कह रहे थे कि कांग्रेस के नेता ये चाह रहे थे कि मेरी कांग्रेस की सरकार बने, या तो मेरी कांग्रेस की सरकार बने या फिर बीजेपी की सरकार बन जाए। ये तो मैं नहीं कहूंगा, सरकार तो कांग्रेस की ही बननी थी, ये सबको पता है।
मैं ये कह रहा था कि स्टार प्रचारक दूसरे इलाकों में जाते तो ज्यादा अच्छा रहता। जहां उनका होल्ड है वहां पे थोड़ी कमी रही है। और जो प्रत्याशी चयन है, मैंने उस पर भी बात की, ऐसा नहीं है, मैंने सारे पहलू उठाए हैं। और कमेटी ने जो डिस्कस करी 9 नवंबर को, सारे हारे हुए को भी बुला रही है ये कमेटी, उनके व्यू राइटिंग में लिए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, देखिए हम अपनी पार्टी के हार के कारणों की समीक्षा ना करें और आप विपक्ष के लोग हमें ये कहें लकीर पीट रहे हैं, क्या हम बंद कर दें? हम समीक्षा क्यों ना करें? ये हमारा अधिकार है, हमारा पार्टी का आंतरिक मामला है और हम अपनी पार्टी की बेहतरी के लिए कुछ भी करेंगे। लेकिन सर, आपको ये भी लगता है ललित अरोड़ा जी कि आपकी पार्टी में हार की समीक्षा करने का अधिकार आपको है और वो हर एक पार्टी को है? आपने राजस्थान में भी हार की समीक्षा की होगी, क्या उससे कांग्रेस के नेताओं ने कुछ कह सकते हैं सबक लिया? मध्य प्रदेश में भी हार की समीक्षा की होगी तो उससे कोई सबक मिला? तो आपको लगता है कि अगर क्लियर हो जाएगा तो आपकी पार्टी में कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है कि भाई सब एकजुट हो जाओ? क्योंकि राहुल गांधी ये कह चुके हैं एक मीटिंग के अंदर कि नेताओं ने अपने निजी हितों को ऊपर रखा पार्टी से ऊपर। इससे बड़ी बात और क्या कही जाएगी? देखिए, राहुल गांधी जी ने कोई गलत बात कह दिया? अपने संगठन के बारे में उनका जो विचार है वो भी तो सब जगह घूमते रहते हैं। हमारा सिर्फ ये है कि कुछ स्थानीय मुद्दे दूसरी स्टेट से अलग होते हैं, लेकिन संगठन हमारे यहाँ 15 साल से नहीं बना है, ये सबसे बड़ा कारण है। संगठन बूथ लेवल पे नहीं, ये कारण है। ठीक है सर। दूसरी बात, जो एक मिनट मुझे कुछ कहने, जो मार्जिन कम हुआ है उसमें या क्रॉस वोटिंग हुई है या हम आखिर 3 दिनों में चुनाव नहीं संभाल पाए, इस विषय पे भी चर्चा हो। विजेंद्र शेरावत जी, आपने बहुत सारी बातें सुनी ललित अरोड़ा जी की, क्योंकि फोकस आज कांग्रेस की पार्टी पर है, कांग्रेस पार्टी पर है, उनके समीक्षा पर है कि हमारी हार क्यों हुई है। जिस तरह से कांग्रेस के नेता ललित अरोड़ा जी बता रहे हैं कि संगठन भी एक बड़ी वजह रही, लेकिन इस बात को बहुत ज्यादा कहने से वो बच रहे हैं कि गुटबाजी हमारी पार्टी में है। देखिए नासिर जी, ललित अरोड़ा जी हमारे बड़े सीनियर साथी हैं, प्रवक्ता साथी हैं और हमसे बड़े भी हैं। आज उन्होंने मान भी लिया भाई कमियां रही हैं, भाई संगठन की कमी से हमारे हैं, लेकिन सोचना चाहिए संगठन क्यों नहीं बना? पिछले 15 साल से संगठन को रोक कौन आदमी रहा है? एक इंसान की इच्छा शक्ति, एक इंसान इतना हैवी हो गया संगठन के ऊपर कि भूपेंद्र हुड्डा जी भले ही कुछ करो, कांग्रेस उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अगर आज कांग्रेस मंथन कर रही है तो कांग्रेस को मंथन उसी दिन करना चाहिए था जिस दिन रणजीत सुरजेवाला जी को राजस्थान से एमपी बनाया गया। वो हरियाणा से भी बन सकते थे। तो एक आदमी की इच्छा पूरे संगठन को आहिस्ता आहिस्ता खा गई। ये जब तक कांग्रेस ये स्वीकार नहीं करेगी कि एक व्यक्ति का अहंकार पूरी कांग्रेस को लो डूबेगा, तो तब तक इस समीक्षा बैठक का कोई औचित्य नहीं। वैसे इनकी पार्टी का इंटरनल मामला है, लेकिन सोचना चाहिए 15 साल से संगठन क्यों नहीं है। अच्छा, राजनीति में इसका नुकसान दूसरी पार्टियों को होता है क्या? राजनीति के हम लोकतंत्र की अगर बात करें कि जब इस तरह से रिजल्ट आते हैं या इस तरह से किसी पार्टी का संगठन नहीं होता है तो ये दूसरी पार्टी को अच्छा लगता है, फायदा होता है उनको, या फिर वो इसलिए चिंता करते हैं कि लोकतंत्र में सबको मजबूती? हाँ, हमें नासिर जी एक नुकसान हुआ है। अच्छा, हरियाणा में पिछले 3 साल से भी किसान आंदोलन की बात चली, पहलवान आंदोलन की बात चली, तो बीजेपी को टारगेट करने की बजाय कांग्रेस ने दुष्यंत चौटाला जी को टारगेट किया, क्योंकि सेम वोटर हमारा था, सेम वोटर कांग्रेस का था। और उस रूम में फंस के लोगों को ये लगा भाई हो सकता है दुष्यंत जी दोषी हों, और हमें आज खाली रहना पड़ा। तो हमारे पास सत्ता की कोई सीट नहीं है, आज हमारा कोई एमएलए नहीं है, उसका कारण हमें भोगना पड़ा है। चलिए, विजेंद्र रेड्डी जी, आप किस तरह से देखते हैं सर? आपने भी चिंता इस पर जताई थी एक तरीके से एक राजनीतिक पार्टी के नेता के तौर पर कि इनका संगठन नहीं है, आपसे गुटबाजी इनकी बड़ी बात रही, और आपने एक बड़ी बात कही कि कांग्रेस के नेता ये चाह रहे थे कि मेरी कांग्रेस की सरकार बने या फिर बीजेपी की बने। जी हाँ, देखिए बिल्कुल नासिर जी, यही सिद्धांत ये शुरू से लेकर के चले थे और मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूं आज कांग्रेस के प्रवक्ता ने वो सारी बातें मानने का काम किया है जो पिछले 5 वर्षों से हम कहा करते थे कि आपका संगठन ही नहीं बन पा रहा है, और ये कहा करते थे
कि कांग्रेस पार्टी बगैर संगठन के चुनाव लड़ना जानती है और बगैर संगठन के भी हम चुनाव लड़ सकते हैं। तो आज इनको वो बात जरूर महसूस हो रही है। और इसके अलावा और जितनी सारी इन्होंने कमियां गिनवाई हैं, तो उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि कांग्रेस का ना स्ट्रैटेजी थी, ना इलेक्शन मैनेजमेंट था और ना ही संगठन था। तीन इन कारणों के साथ साथ जो चौथा सबसे बड़ा और मुख्य कारण मैंने शुरू में बता दिया, या तो मेरी कांग्रेस की सरकार बने या दूसरी पार्टी की सरकार बने, कांग्रेस की ना बने। तो ये 4-5 कारण जो रहे, उनके कारण से इस पार्टी की हार हुई है। और देखिए, अभी जो ये कमेटियां बना रहे हैं, अभी इन्होंने भाई ने कहा कि जाट और नॉन जाट का इलेक्शन हुआ, ये बात रह गई थी मेरी। मैं ये पूछना चाहता हूं, सोनीपत जाट लोकसभा मानी जाती है और वहां पर आमतौर पर ये इनके चुनाव जीत करके आते भी थे। इस बार पूरी सोनीपत कांग्रेस से निकल जाती है, केवल एक सीट रहती है बड़ौदा विधानसभा वाली, 5 सीटें वहां से निकल जाते हैं। इसी प्रकार से करनाल में इनकी एक भी सीट नहीं मिलती है और जो बड़े बड़े महत्वपूर्ण नेता थे वो इनके हार जाते हैं। जाट नॉन जाट का कोई चुनाव नहीं था, ये चुनाव 36 बिरादरी का था, लेकिन लोगों ने मन ये बनाया था कि कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। वोटों का पोलराइजेशन हुआ, सारी इनके पक्ष में गई और लगभग रीजन साहब के सामने के 50% के लगभग दोनों पार्टियां रही, 54 और 55 में। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की अपनी विफलता के कारण कांग्रेस पार्टी हारी है। नासिर जी, कांग्रेस पार्टी जो है ये बिल्कुल, एक कहावत आपने सुनी है, पहले हमने भी सुनी हुई है कि पत्थर न पहली चोट से टूटता है न आखिरी चोट से टूटता है, बल्कि हर चोट से कुछ न कुछ टूटता है। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने ही वरिष्ठ नेताओं को अपने ही चोट से तोड़ने का काम किया। जब एक एक करके कांग्रेस पार्टी के नेता निकल रहे थे तो वो कांग्रेस जो है कमजोर होती जा रही थी। उदय भान जी को आज कमेटी बनाने का सुझाव दिया गया, उन्होंने कमेटी बनाने का विचार उनके मन में आता है। जब वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को ये कहते थे कि इनकी क्या औकात है, इनकी क्या हैसियत है, इनके पल्ले क्या है, आज पूरा का पूरा भिवानी साफ करने का काम किया उन्हीं नेताओं ने। एक भी सीट इनको नहीं मिली है। आज उनकी औकात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बड़बोलापन, ये घमंडीपन और जो है ना, जो अपने मेरी सरकार, ये सारी बातों के कारण इन्होंने पुनः हरियाणा प्रदेश में भाजपा की सरकार को स्थापित करने का काम किया है। प्रभारी जी को इसलिए लगा करके भेजा जाता है किसी भी पार्टी का कि वो निष्पक्ष होकर के काम करे और पार्टी को संगठित लेकर के चलने का काम करे। बावरिया जी ने भी किरण चौधरी को क्या नसीहत दी थी कि अपनी मर्जी से कोई अलग से प्रोग्राम नहीं करेगा, अलग से नहीं चलेगा, और कहीं ना कहीं उसको नीचा दिखाने का काम किया था। हमें वो बातें याद है, आज भी सारी याद है। वो भी कहीं ना कहीं एक ही ग्रुप के होकर के रह गए और वो भी निष्पक्षता से काम नहीं कर पाए। ठीक कह रहे हैं शमशेर गोगी जी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे बावरिया जी की ड्यूटी भारतीय जनता पार्टी ने ही लगाई हो। ये सत्य हो रही है बातें कि इन्हीं के कारण वो पार्टी जीत में आई है। एक आखिरी सवाल आपसे सुनील फोगाट जी, बीजेपी की जीत के बड़े कारण क्या रहे इस प्रदेश में? तीसरी बार चुनाव जीतना, रिकॉर्ड बनाना, ये अपने आप में बहुत ही अहम बात है, आपने इसका जिक्र किया। और कांग्रेस की हार के कारण जो इन्होंने गिनाए हैं ललित अरोड़ा जी ने, उसमें से आपको कौन सा कारण सबसे अहम लगा? दूसरी बात, कांग्रेस अभी भी ये कह रही है कि हम ईवीएम पर, चुनाव में गड़बड़ी पर हमारा पूरा फोकस है। मैंने पहले भी आपसे सवाल किया था कि बार बार कांग्रेस के नेता ये कहते रहे हैं कि चुनाव आयोग ने पार्टी बनकर काम किया है बीजेपी के पक्ष में, तो ये बीजेपी को फायदा मिला इसका। जी नासिर जी, देखिए, कांग्रेस और कांग्रेसियों की एक नियति बन चुकी है कि जब ये जहां चुनाव जीतते हैं वहां का कोई जिक्र नहीं करते। अभी कश्मीर में हमारी विपक्षी पार्टियों ने चुनाव जीता, वहां के लिए कोई कमेंट नहीं आया इन लोगों का। हरियाणा में जब ये चुनाव हारे तो इन्होंने सीधा आरोप मत दिया चुनाव आयोग के ऊपर, और चुनाव आयोग ने 1600 पेज का एक बहुत भारी भरकम जवाब जो है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेज दिया। उसके बाद भी, और जो जवाब है जो लिखित में भेजा है, जिसको ये कहीं पे भी जाके क्लेम कर सकते हैं, उसके बाद भी ये लोग संतुष्ट नहीं हो सकते। संतुष्ट क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक नकारात्मक माहौल के अंदर घिर चुकी है। घरेलू, और इनकी जो घरेलू लड़ाई है
जो पार्टी के अंदर इस संगठन पे कब्जा करने की लड़ाई है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इनको अपनी पार्टी या अपने आप से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता। अब रही बात इनके हारने की, तो हारने की बात तो देखो सारा हरियाणा बताता है, ये जग जाहिर बात है कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा ने जिस प्रकार से धृतराष्ट्र बन करके काम किया अपने बेटे को आगे लाने के लिए, राजनीति में उसको चमकाने के लिए, कि उसने सारी कांग्रेस की हत्या कर दी, सारे कांग्रेस के जो बड़े नेता थे उनकी राजनीतिक हत्या कर दी। इस प्रकार से उसने एक पार्टी के ऊपर कब्जा किया कि कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा। और जो इनके अध्यक्ष है, जो हर कमेटी को लेकर के आप जिनका नाम ले रहे हैं उदयभान जी, वो अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। जो दूसरे लोगों को चुनाव में नसीहत देते थे वो अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाए, ये इनके अध्यक्ष हैं। और रही जो बात मेरे जो साथी कह रहे थे, देखिए ये कांग्रेस की मैंने पहले कहा, इनकी नकारात्मक मानसिकता जो है, ये इन चीजों से जब तक बाहर नहीं आएंगे, जब तक ये अपने आचरण को और अपने व्यवहार को नहीं सुधारेंगे, इनका कुछ नहीं। इन्होंने कहा कि जात पात की राजनीति करी, जात नॉन जात का, अरे भाई कहाँ जात और नॉन जात का चुनाव था? सारी सीटें तो जाटों ने तो भर भर के वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, आपको साफ कर दिया। 2019 में इन जो आप सबसे आपके जो कद्दावर नेता हैं रोहतक से और सोनीपत से, दोनों पिता पुत्र को हराने का काम जाटों ने किया था। तो क्यों आप किसी कौम के पीछे पड़ते हो बदनाम करने के लिए? भूपेंद्र हुड्डा ने, मैं ऑन रिकॉर्ड ये कहता हूँ, भूपेंद्र हुड्डा की वजह से, दीपेंद्र हुड्डा की वजह से जाट कौम इस प्रदेश की जो बदनाम हुई है, जाट कौम को जो 10-20 साल पीछे ले जाने का काम भूपेंद्र हुड्डा ने किया है, उसके लिए जाट कौम भूपेंद्र हुड्डा और उसके परिवार को कभी माफ नहीं करेगी। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की जीत के, ना तो भारतीय जनता पार्टी ने जात पात की राजनीति की, बिल्कुल हमारे पास नेता भी है, नियत भी है और नियति भी है। हमारा नेता क्लियर था, अमित शाह जी ने चुनाव से पहले क्लियर कर दिया था कि नायब सैनी जी, आदरणीय नायब सैनी जी हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे, और वो अगले मुख्यमंत्री हुए। इस प्रदेश में हमारी बिल्कुल सारी नीतियां क्लियर थी। एक एक जो हमने वादा किया, पहले जो वादा किया था वो इस चुनाव में जाने से पहले हमने अपना संकल्प पत्र पूरा किया। प्रदेश की जनता को हमारे ऊपर भरोसा है, हमारे संकल्प पत्र पे उन्होंने भरोसा किया, उन्होंने विकास की राजनीति पे भरोसा किया, उन्होंने सकारात्मक राजनीति पे भरोसा किया, उन्होंने जात पात। ठीक है सर, ठीक है सुनील फोगाट जी, विकास की राजनीति पर भरोसा किया, सकारात्मक राजनीति पर भरोसा किया। जी अरोड़ा जी, ललित अरोड़ा जी, और कांग्रेस नकारात्मक राजनीति में रही, कांग्रेस ने ही जात पात की राजनीति की, ये सारी बातें आपने सुन ली हैं। और एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि जब चुनाव आयोग ने आपको 1600 पन्नों का जवाब दे दिया है ईवीएम पर, जो आपने सवाल उठाए या चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए, तो आप उससे क्यों संतुष्ट नहीं हो रहे, और बाकी उनकी बात पर आप क्या कहेंगे? देखिए, संभवतः हम 1600 पेज एक बहुत लंबी चौड़ी लिखत होती है, उस पर चर्चा हो रही है और शायद हम कोर्ट में भी जाएं, नंबर 1। नंबर 2, 8 तारीख से 3100 रुपए धान का रेट देने का वायदा किया था, ये सारे पैनलिस्ट जानते हैं, भाजपा ने क्यों नहीं दिया। 2100 रुपए बहनों को देने का था 18 से 59 साल की उम्र का, क्यों नहीं? और बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन मैं जो हमारी टर्म ऑफ रेफरेंस है कमेटी को, उसमें थोड़ा सा एडिशन करना चाहता हूँ। बांगर बेल्ट में उचाना सीट के बारे में चर्चा हम कर रहे हैं, ब्रज में तिगांव के बारे में कर रहे हैं, नर्दक क्षेत्र में स्मालखा के बारे में कर रहे हैं, अहीर बेल्ट में महेंद्रगढ़ में राव दान सिंह की बारे में भी चर्चा हो रही है, नरवाड़ा सीट से भी बांगर बेल्ट में हम काफी ज्यादा चर्चा इस पे करना चाह रहे हैं। साथ ही साथ पुंडरी में और राई में, देसवाल बेल्ट में, नर्दक में फिर लाडवा, कालका सीट पर भाजपा की शक्ति रानी जीती थी ना, नर्दक का हिस्सा है, वहां पे भी कई चीजों की हमारी समीक्षा गोहाना बेल्ट में भी हो रही है, क्योंकि हम उस इलाके में एक ही सीट भालू जी वाली जीते हैं। बरवाला में भी देश वाली बेल्ट में भी है, नर्दक में अम्बाला कैंट में, असम से गोगी जी जो नर्दक में हारे हैं। ये सारी सीटों पे पार्टी जो हमारा 8 सदस्य है एक बार विस्तृत चर्चा करना चाह रहा है, क्योंकि हम हारे तो हैं ही है, ये तो हमें पता है, लेकिन अगर हमें और कारण पता चल जाए तो हमें संगठनात्मक ढांचे में जो भी फेरबदल करना है वो जल्दी कर दें। ये सारी कमेटी बनाने का ये उद्देश्य है, ये नहीं है क्योंकि पैरेलल कमेटी बन गई जी, वो पहली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी, जो है उसमें कुछ मेन कारण थे, अब वो नेता प्रतिपक्ष का भी कारण उसमें मुद्दा था। अब ये कमेटी हारे हुए व्यक्ति ज्यादा है इसमें, और लीगल डिपार्टमेंट का चेयरमैन भी इसमें बैठेगा या बैठ रहा है, तो 9 नवंबर को काफी चर्चा होने वाली है। जहां तक ये विपक्ष के जो लोग हैं हमारे सामने बैठे हैं,
मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो इंडिया गठबंधन में लोकदल या जेजेपी या इन लोगों को लेने के बारे में भी विस्तृत चर्चा अगर हो जाती तो ये ज्यादा रिजल्ट उल्टे होते। और मैं ये नहीं समझ पाया कि सुनील फोगाट जी यहाँ भी कुछ कह रहे थे कांग्रेस ने ये नहीं किया। भाई आपको तो फायदा हुआ उन सारी चीजों का, फिर भी आप दुखी लग रहे थे। दुखी नहीं होइए, अपना एंजॉय कीजिए 5 साल को, अगर कोर्ट की वजह से हमें कोई रिलीफ नहीं मिलता। और हम मुद्दों पे आपकी मदद करेंगे, जहां पे आप गलत होंगे आपको चेताएंगे भी, क्योंकि 37 सीटों के साथ हम बैठे हैं विपक्ष में। और दूसरी चीज, अगर आपके मुद्दे सही होंगे वहां पे आपके साथ चलेंगे। ये लोकतंत्र की ये मजबूरी नहीं है, लोकतंत्र की ये खूबसूरती है। तो हम अपना मंथन कर रहे हैं। और अब ठीक, बहुत अच्छी बात आपने कही कि और यही एक लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की भूमिका होती है कि जहां सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा न करे तो सरकार को याद दिलाया जाए, सरकार से सवाल किए जाएं, और जहां सरकार सही रास्ते पर सही कदम उठाए, जनता के हित में काम करे तो उसका सपोर्ट किया जाए। बहुत अच्छी बात कही विजेंद्र रेड्डी जी। बहुत संक्षेप में आखिरी प्रतिक्रिया, जो बार बार एक बात दोबारा से कही है अरोड़ा जी ने कि इंडिया गठबंधन में लोकदल को, जेजेपी को भी अगर लाया जाता, चलिए जेजेपी का तो एक बिल्कुल ही लास्ट मोमेंट पर बीजेपी से रिश्ता टूटा था, लेकिन आप तो कहीं ना कहीं ख्वाहिशमंद भी थे और पॉजिटिव तरीके से आपके बयान भी आ रहे थे आपकी पार्टी के, तो बहुत अच्छा असर हो सकता था इस बार। बिल्कुल नासिर जी, देखिए मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, कोई शर्म नहीं है इस बात की। माननीय हमारे नेता अभय सिंह चौटाला ने शुरुआत की इस बात की, और उन्होंने कहा कि हम संगठन में शामिल होकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, और हम सहमत है, चाहे हमें एक भी सीट नहीं दोगे तब भी हम आपके साथ चुनाव लड़ लेंगे। इससे फालतू अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी क्या कह सकती थी। यहां तक हमने कहा कि जैसे भी आप चाहो समझौता करो और भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से चलता करने का काम करो, लेकिन इनकी तरफ से बार बार एक ही बात आई कि हम अकेले ही सक्षम हैं, हम अकेले सक्षम हैं। और कई बार तो नासिर जी ये भी बात आई है कि मैं अकेला सक्षम हूं, हमको छोड़ करके मैं अकेला सक्षम के भी जब शब्द आने शुरू हुए तो हरियाणा के प्रदेश ने देख लिया कि घमंड चरम पर है, अब इसका कोई तोड़ नहीं हो सकता। दूसरी बात इन्होंने कहा कि हम कोर्ट में जाएंगे, 1600 पेज का जो चुनाव आयोग का जवाब है उसको मंथन करने के बाद, ऐसे ही 1600 पेज का जवाब आपको वहां से भी मिलना है, क्योंकि इसमें तो आपके जो इल्जामात हैं उनमें कोई तथ्य नहीं है, कोई सत्यता नहीं है, केवल ये बौखलाहट है। और जनता की आय वाश करने के लिए आप इस तरह के षड्यंत्र रच रहे हो, कमेटियों पर कमेटी बनाई जा रही है। अरे भाई आप वहां क्या जाओगे, आज तक आप विपक्ष का नेता नहीं बना सके। आपको 16 तारीख को मीटिंग होती है, 16 अक्टूबर को, फिर हम मीटिंग बनाएंगे, 25 तारीख को सेशन लगता है, वहां आप विपक्ष का नेता नहीं दे पा रहे हो। फिर कहा हम दिवाली के बाद बनाएंगे, अब तो दिवाली भी जा चुकी है, तब भी आपका विपक्ष नेता का नेता नहीं। कोर्ट में जाकर के आप करोगे क्या? आपकी कोर्ट तो आपके घर में है, आप अपने घर में कोर्ट लगा लीजिए, वहीं आप फैसला नहीं कर पाओगे तो वहां कैसे जाकर के आपका काम कर। बस 5 सेकंड और नासिर जी, इन्होंने कहा उचाना के ऊपर फैक्ट फाइंडिंग करेंगे। उचाना में 3 कांग्रेसी जो है ना निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, क्या किसी सीनियर नेता ने उनसे संपर्क किया कि आप चुनाव ना लड़ो? 3 कांग्रेसी नेता जो है वो चुनाव लड़ रहे थे, जिनको थापियां लगाई गई थी, और वहां पर चुनाव की जनसभा में आपके वरिष्ठ नेता ये कहते हैं कि वीरेंद्र सिंह मेरा लीडर नहीं है, मेरा कैंडिडेट नहीं है, तो क्या मैसेज आएगा वोटर के पास? ये बहुत गंभीर बात है, और ये शायद कांग्रेस के नेताओं के जहन में आए, अरोड़ा जी सुन रहे होंगे, वो भी शायद नोट भी करेंगे। जी आखिरी प्रतिक्रिया सहरावत जी, विजयन जी। जी नासिर जी, क्या कहेंगे, क्या सलाह राजनीतिक पार्टियों को मिलनी चाहिए, किस तरह के सबक मिलने चाहिए जब इस तरह के रिजल्ट आते हैं? देखिए 2 चीजें, हवा कोई कितनी लेकिन जनता फैसला करती है, जनता ने बीजेपी के हक में फैसला कर दिया। कांग्रेस हाईकमान को सद्बुद्धि दे और वो सही फैसले ले। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सुनील फोगाट जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अरोड़ा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ललित अरोड़ा जी, विजेंद्र रेड्डी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और विजय सहरावत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत गंभीर ये चर्चा हुई है और खुले मन से सभी ने अपनी अपनी बातें कही। एक बात आपने और नोटिस की होगी कि बिना किसी शोर शराबे के सभी प्रवक्ताओं ने अपनी बात कही, गंभीरता से अपनी बात कही। कांग्रेस के प्रवक्ता
ललित अरोड़ा ने बहुत ही खुले मन से अपनी कमियों को लेकर भी जिक्र किया कि और क्या क्या वजह रही है और किस तरह की हमारी कमेटी बन रही है। बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से भी अपनी बात को बहुत ही अच्छे अंदाज में रखा गया और उन्होंने भी अपनी पार्टी की जीत की बड़ी वजह क्या रही और कांग्रेस की हार की बड़ी वजह क्या रही उस पर प्रकाश डाला। विजय रेड्डी जी अपनी तरफ से उन्होंने बात कही और इस बात को उन्होंने बिल्कुल कबूल किया कि हाँ, हम चाहते थे कि इंडिया गठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ें ताकि हम बीजेपी को हराना चाहते थे। और खुले ही मन से जो जेजेपी के प्रवक्ता थे सहरावत जी, उन्होंने कहा कि हमें तो बहुत बड़ा खुद ही झटका लगा है और जो कांग्रेस हमें घेर रही थी अगर बीजेपी को ज्यादा घेरती तो शायद बीजेपी को नुकसान होता। तो ये बहुत सारी बातें थी। बाकी अब जनता की तरफ से फैसला हो चुका है। अब नई सरकार बनी है, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी, जो बार बार कहते हैं कि जो वादे जनता से किए हैं उनको हर तरह से निभाया जाएगा। अब देखना होगा कि कांग्रेस अपनी कमियों को किस तरह से देखती है, कि कहां पर उनकी बड़ी वजह रही है हार की, या फिर ये बात भी आई गई हो जाएगी।